गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था ये पूरा एक सिस्टम। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके अंडर थे जमींदार्स। जमींदार्स के नीचे आते थे रायट्स, जिनको आप किसान कह सकते हो, और जोतीदार ये रिच रायट्स होते थे। तो कुछ ऑर्डर इस तरीके से चलता था कि जो छोटे छोटे लैंडलेस रायट्स थे या जो बहुत ज्यादा ही गरीब थे, वो वर्क करते थे रायट्स के लैंड पे या उनको कुछ रेंट दिया करते थे बेसिकली। और इसी तरीके से जोतीदार्स को भी रेंट मिलता था रायत से भी। और ये तो रिच हैं तो इनके पास पावर होती थी, ये लोगों को लोन दिया करते थे एंड इनके पास काफी पावर थी। इनकी बात मानी जाती थी विलेजेस में। इन सब के ऊपर आते थे जमींदार्स। जमींदार्स के कंट्रोल में काफी सारी विलेजेस होती थी। यहाँ से ये कलेक्ट करके रेवेन्यू कुछ शेयर अपने पास रख के, बाकी का जितना भी परमानेंटली डिसाइड किया गया था वो किसको देते थे? कंपनी को दिया करते थे। लेकिन हमने देखा कि ये लोग रेंट दे नहीं पा रहे थे। बहुत सारे रीजंस हमने देखे कि जोतीदार्स मना कर देते थे, जान की डिले करते थे, वो चाहते होते थे कि जमींदार्स परेशान हो। रायट्स फेमाइन आ गया, उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था मार्केट में, उनको उतना प्राइस ही नहीं मिल रहा था। बहुत से रीजंस थे कि वो उतना रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा था जमींदार्स को कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे सके। तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो उसके कारण आगे तो जमींदार की जो प्रॉब्लम का उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला वो अब हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक में द जमींदार्स एंड जमींदार्स रेजिस्ट। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अब जमींदार, जब हमने ऊपर एक जोतीदार्स के बारे में देखा था जो कि विलेजेस में रहते थे, और हमने देखा कि जमींदार जो थे ये तो कंट्री साइड में, ये बाहर के एरिया में रहते थे, तो इनकी पावर थोड़ी इंक्रीज हुई। और जब हमने बुर्दवान का एग्जाम्पल देखा तो हमने देखा कि ऐसी जब बहुत सी स्टेट्स का ऑक्शन होता था तो जोतीदार उन स्टेट्स को खरीद लिया करते थे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जमींदार की पावर गांव में, रूरल एरियाज में खत्म हो गई थी। ये जो इतना हाई रेवेन्यू वो डिमांड आ रही थी जो वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने एक जो तरीका ढूंढा बचने के लिए, वो था फिक्टिशियस सेल। फिक्टिशियस मतलब कि जो असली सेल नहीं होती थी, वो बस दिखावे की होती थी। जो एग्जाम्पल हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था राजा ऑफ बुर्दवान का, कि वो उसे दे ही नहीं पाए, तो क्या हुआ? ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। जो जमींदार है उसकी क्या होगी? जमींदारी होगी। उन्होंने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा सबसे पहले तो अपनी मदर को दे दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के उसमें एक लॉ था कि जो जमींदारी वुमेन के अंडर आती है उसको रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन पे डिक्री नहीं ली जाएगी, ये एक रूल था। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, जब ऑक्शन की बारी आई, सपोज इतना हिस्सा उन्होंने अपनी मदर को दे दिया, अब जो बाकी का हिस्सा है, क्योंकि वो सारी जमींदारी तो अपनी मम्मी को नहीं दे सकते, तो जो बाकी का हिस्सा था उसकी ऑक्शन हुई। उसकी ऑक्शन में उन्होंने अपने एजेंट्स को बिठा दिया, अपने सर्वेंट्स को बिठा दिया, और बाकी किसी, और उस पूरी की पूरी ऑक्शन को मैन्युपुलेट कर दिया कि मतलब उनके एजेंट्स ने, उनके सर्वेंट्स ने ही बड़ी हाई प्राइस बोल के उस जमींदारी को खरीद लिया। हकीकत में जमींदारी जमींदार की, राजा बुर्दवान की ही रह गई। और कंपनी की जो प्रॉब्लम थी कि उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, वो बैलेंस तो अभी भी अनपेड ही रह गया, क्योंकि जो ये एजेंट्स, ये तो सर्वेंट्स या एजेंट्स होते थे, इन लोगों के पास भी कहाँ से ही पैसे आएंगे, तो ये भी पे नहीं करते थे, और बैलेंस ऐसे का ऐसे ही रह जाता था। जो बाकी के, अब ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग नहीं हुआ करते थे, ऑक्शन में तो बहुत सारे लोग होते हैं,
उन सबके प्राइस को वो आउटबिड करते थे, सबसे ज्यादा प्राइस लगाया करते थे और वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाया करती थी। और बाद में जब डिसाइड हो जाता था कि सपोज एजेंट का नाम है मिस्टर लाल, और मिस्टर लाल की अभी प्रॉपर्टी सोल्ड होगी, उन्होंने कह दिया सोल्ड। अब थोड़े टाइम बाद उसने क्या बोला कि उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो परचेज नहीं करना चाहता, मैं तो ये पैसे देना ही नहीं चाहता। तो क्या हुआ, फाइनली वो जमींदार की प्रॉपर्टी उसके पास की पास ही रह गई और मनी भी पे नहीं करनी पड़ी। और यही तरीके से बार बार ऑक्शन होती रहती थी और एट द एंड सबसे जो कम प्राइस में वापस से, जैसे सपोज राजा ऑफ बुर्दवान है, क्योंकि कोई लेता ही नहीं था, ये प्रोसेस बार बार चलता रहता था, ऑक्शन होती रहती थी, बार बार होती थी, बार बार यही केस होता था। तो हार के जो जमींदार होते थे उन्हीं को ही उनकी जमीन कम प्राइस में दे देते कि जाओ तुम ही रख लो, क्योंकि हमें उनसे कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा ब्रिटिशर्स को। और जो फुल रेवेन्यू एक्चुअल जो उन्होंने डिसाइड किया होता था रेवेन्यू, वो उन्हें कभी मिलता ही नहीं था, वो बैलेंस बढ़ता ही चला गया। और 1793 से 1801 के बीच में आप देखोगे कि बिग जमींदारी, मतलब कि एक तो होता है कि जमींदार है, लेकिन कुछ जमींदार होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी एस्टेट होती है, काफी बड़ा लैंड होता है। तो उसमें से एक राजा बुर्दवान भी थे। उन्होंने बेनामी परचेजेस की। बेनामी परचेजेस का मतलब क्या है, ऐसी परचेजेस हो रही हैं जो उन्होंने 30 लाख तक, एंड ऑफ द टोटल सेल ऑफ ऑक्शन का जो 15% था वो पूरा का पूरा फिक्टिशियस था, मतलब कि बस दिख रहा था कि परचेज हुई है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा था, बस सब दिखाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको वो रेवेन्यू जो ब्रिटिशर्स को देना है उससे बचना था। तो ये सारे वो तरीके यूज कर रहे थे। इसके अलावा एक और तरीका भी था, वो था डिस्प्लेसमेंट। जो बाहर के लोग होते थे वो जब एस्टेट के लिए आते थे तो उनके एजेंट्स उन पे लाठियों से अटैक कर देते थे, क्योंकि कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट बोल दे और उसको मिल जाए एस्टेट, तो उन पे लाठियों से अटैक कर दिया जाता था और वो लोग आ ही नहीं पाते थे ऑक्शन में। अब समटाइम्स ये भी होता था कि जो रायट्स होते थे, जो फार्मर्स हैं, उनकी एंट्री भी, उनको भी मना किया जाता था, उनकी एंट्री भी नहीं होती थी। और वो लोग सोचते थे कि जो हमारे जमींदार हैं उनकी तरफ हमें लॉयल रहना चाहिए, तो उनकी अथॉरिटी है, हम उनके प्रजा है, हम उनके सब्जेक्ट्स हैं। तो वो अगर उनके पास प्रॉपर्टी ऑक्शन में वो जाके फिक्टिशियस हो भी रही है तो वो अल्टीमेटली उन जमींदार को ही अपना हेड मानते थे, उन्हीं की बात मानते थे। तो जमींदार की जमींदारी इतनी इजीली हटी नहीं और ना उन्होंने ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे किया, तो जमींदार की जमींदारी भी बची रही। बस एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स को कुछ मिला नहीं जो उन्होंने प्राइजेस डिसाइड किए थे। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्राइजेस में डिप्रेशन आ गया, मतलब कि मार्केट में प्राइजेस चीजों के गिर गए। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रबल होने लगी, क्योंकि अब आपको रेवेन्यू पेमेंट नहीं हो रहा था। तो रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि पेमेंट तो कोई कर ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया रूल्स को। अब ये बात कोई किसान को जमींदार क्यों बताएगा कि हमें ना ऊपर से ही उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, आपको थोड़ा कम रेवेन्यू देना है, ये बात आपको ब्रिटिशर्स ने बोली है। जमींदार ने ये बोला कि मैं कह रहा हूं कि तुम कम दे दो। तो धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ कि जमींदार की पावर फिर से बढ़ने लग गई। और जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया तो फाइनली ज्योतिदार जो थे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा दिया और कोलैप्स हुई किसकी पावर, जमींदार की पावर, और कंट्री साइड में ज्योतिदार की पावर बढ़ गई। फिफ्थ रिपोर्ट, जब ये सब कुछ चल रहा था तो ब्रिटेन में भी कुछ चल रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एक डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ रखा है। वो ये भी जानते थे कि जितना रेवेन्यू डिसाइड किया जा रहा है उतना तो ब्रिटिशर्स को मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी बातें जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है।
तो ये बातें ब्रिटेन भी पहुंच रही थी और वहां भी डिस्कस हो रही थी। तो जैसे एक रूलिंग होते हैं और एक ऑपोजिशन होता है कि एक काम कर रहा है और एक उसको अपोज करेगा कि वो ऑपोजिशन का काम है, इसी तरीके से कुछ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी चल रहा था। उस डिस्कशन से एक रिपोर्ट जो थी वो थी फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट उसका नाम पड़ा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट बनी थी। वो रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं थी, प्रॉपर एक एक चीज को देखा गया था और 1002 पेजेस की रिपोर्ट थी, जिसमें 800 पेजेस में तो वो पेटिशंस थी जमींदार सी और किसानों की, जो वो प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने जो पेटिशन लिखी थी वो सारी उस फिफ्थ रिपोर्ट में लिखी गई थी और अलग अलग एरिया से उन्हें कलेक्ट किया गया था। रेवेन्यू किस तरीके का दिया जा रहा है, जस्टिस का सिस्टम क्या है बंगाल के एरिया में, मद्रास के एरिया में, मद्रास यानी कि आज के डेट का आप तमिलनाडु कह सकते हो, उसके ऑफिशियल्स में जो जो चीजें लिखी गई थी उन सब को मिला के ये फिफ्थ रिपोर्ट बनी थी। ठीक है। अब अगर आप कंपनी की स्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल की बात करो तो मिड 1760s में हर बात को जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत ध्यान से देखी जा रही थी और उस पे इंग्लैंड में डिबेट्स भी हो रही थी, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, जो वहां पे उनकी क्वीन ने हमेशा एक ना, ये बात याद रखना कि रॉयल चार्टर नाम की एक चीज है, जब आप ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे हो तो ये रॉयल चार्टर वहां पे आज भी क्वीन है, आपने अगर आपको पता हो तो। रॉयल चार्टर में उनको एक मोनोपोली मिली थी, यानी कि उनको ये कहा गया था कि इंडिया और चाइना वाला जो एरिया है ये जो एशिया का हिस्सा है वहां पे सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही अपना ट्रेड करेगी, वही रूल करेगी, उसके अलावा और कोई कंपनी वहां नहीं आएगी। उनको रॉयल चार्टर मिला था। तो और जो बाकी की कंपनीज थी उनको पता था कि ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गोल्ड है, वहां पे सबको पता था कि यहाँ इतना ट्रेड होता है, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो वो चाहते थे कि हम भी ये प्रॉफिट अर्न करें, वो भी इंडिया आना चाहते थे, लेकिन रॉयल चार्टर के कारण वो मजबूर थे। तो रॉयल चार्टर ने कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी। अब प्राइवेट ट्रेडर्स चाहते थे कि इंडिया में वो भी अपना व्यापार करें। ब्रिटेन के लोगों को, उनको पता था कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और उनको ये भी पता था कि जो बंगाल पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है उनसे उनको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वो ये जानते थे कि इससे सिर्फ कंपनी और उनके लोगों को फायदा हो रहा है, पूरे ब्रिटेन को फायदा नहीं हो रहा। और वो जानते थे कि जो कंपनी है वो अपने फायदे के लिए चीजें कर रही है, वो ग्रीडी है, वो करप्शन हो रहा है कंपनी में। करप्शन के तो बहुत से केसेस कंपनी के दिखे भी थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18th सेंचुरी में बहुत सारे एक्ट पास हुए जिन्होंने कहा कि जो कंपनी का रूल है इंडिया में वो प्रॉपरली रेगुलेट होगा, मतलब अब उसको ध्यान दिया जाएगा और उस पर कंट्रोल रखा जाएगा। मतलब देखो कि सबसे नीचे रायत है, एक किसान है, उसके ऊपर एक जमींदार है, जमींदार के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट या आप कह सकते हो क्वीन है। तो ऐसे करके एक हायरार्की है। तो उन्होंने कहा कि अब हम ध्यान रखेंगे और पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा और हम हर चीज पे चेक रखेंगे कि जो कंपनी किस तरीके से, क्या अफेयर्स हैं, वो किस तरीके से हर चीज कर रही है। जो फिफ्थ रिपोर्ट थी वो एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक सिलेक्टेड कमिटी ने प्रोड्यूस की थी। उन्होंने काफी सारे इकट्ठी की चीजें और उसके बारे में बहुत डिबेट्स हुई थी कि जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही है वो एक सही नहीं है, लोग वहां के परेशान हैं, ना वो रेवेन्यू ठीक से ले पा रहे हैं। तो फिफ्थ रिपोर्ट ने ये आइडिया दिया कि जो रूरल बंगाल है 8th सेंचुरी में उसकी क्या कॉन्सेप्शन थी, वहां पे एग्जैक्टली चल क्या रहा था, वो सब हमें फिफ्थ रिपोर्ट के थ्रू, हमें नहीं ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को पता चला। ये एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ा भी गया क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी।
अब ये रिपोर्ट्स क्यों लिखी गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें नीड क्या थी इन रिपोर्ट्स को लिखने की? तो रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस फिफ्थ रिपोर्ट में दिखाए गए हैं वो अनक्रिटिकली कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। जो फिफ्थ रिपोर्ट में जो एविडेंस हैं वो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते कि उसमें जो लिखा है आप उसे एक्सेप्ट कर लो। उसकी बातों को बहुत ध्यान से अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको क्रिटिकली उस हर चीज को देखना पड़ेगा जो भी फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा है। आपको बहुत ध्यान से उसे एग्जामिन करना पड़ेगा कि बंगाल के जमींदार और जो लोकल रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्या लिखा जा रहा है, कंपेयर करना पड़ेगा उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ कि यहाँ के लोकल जमींदार, यहाँ के लोकल रिकॉर्ड्स में क्या बातें लिखी जा रही थी और वहाँ ब्रिटिशर्स क्या लिख रहे थे। देखो साफ सीधी बात है, अगर मैं आपको ब्रिटेन का न्यूज़पेपर दिखाऊं और मैं आपको इंडिया का फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल के टाइम का न्यूज़पेपर दिखाऊं, तो इसमें अगर आप 1857 के इवेंट को देखो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उसको ब्रिटेन में बहुत ही बेकार तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और हमारी कंट्री में उसे ग्लोरी की तरह दिखाया जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो एक ही इंसिडेंट को ब्रिटेन अपनी नजरों से न्यूज़पेपर में लिखेगा और इंडिया अपनी नजरों से लिखेगा। तो इसीलिए जो लोकल रिकॉर्ड्स में लोग अपनी बात लिख रहे थे वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये हमें दिखता है कि जो माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, कंपनी जो ढंग से नहीं चीजें संभाल पा रही थी, वो सच था, ये हो रहा था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा गया था। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जो ट्रेडिशनल जमींदारी पावर थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी और इसमें ओवर एस्टिमेट किया गया था और ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा ब्लेम जमींदार पे डाल दिया और खुद बच गए। फिफ्थ रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा था, जबकि हर बार जमींदार ही गलत नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इतने हाई रेवेन्यू लगा रखे थे कि जमींदार भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिफ्थ रिपोर्ट में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया था और उन्होंने कहा था कि जो ये जमींदार की ऑक्शन होती है, जमींदार ऑक्शन के बाद कभी वो डिस्प्लेस ही नहीं होते एंड वो ऐसे मेथड्स अपनाते हैं जिनके कारण उनकी जमींदारी रिटेन हो जाए, बची रहे उनके पास। तो इस तरीके के कारण उन्होंने सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, जमींदार पे। उनकी पॉलिसीज बिल्कुल सही थी, उनके तरीके सही थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन सही कर रहे थे, वो तो सब कुछ सही कर रहे थे। गलत कौन थे? जमींदार गलत थे, हम तो बिल्कुल ठीक थे। तो वो खुद बच गए और कौन गलत हो गए? जमींदार को गलत ठहरा दिया गया। हो एंड प्लो, अब ये दो जो हैं ये बेसिकली टूल्स की बात हो रही है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करो तो ये दो टूल्स यूज किए जाते हैं। हम बंगाल के एरिया की बात कर रहे हैं, तो बंगाल का एरिया ड्रायर वेट लैंड्स ऑफ बंगाल से लेके जो ड्रायर रीजन है, कुछ एरियाज में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा था और धीरे धीरे आपको वहां पे इकोनॉमी में एक्सपैंड दिखेगा। जो राजमहल हिल्स की एरिया है वहां पे लोग फॉरेस्ट्स में रह रहे थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे, कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट हो रही थी। तो हम अब हिल वाले एरिया, जो पहाड़ वाला एरिया है, वहां पे क्या चल रहा था, कौन सी हिल्स की बात कर रहे हैं हम? राजमहल हिल्स की बात कर रहे हैं। तो अर्ली 19th सेंचुरी में एक बुचनन ट्रैवलर का नाम है ये, वो राजमहल हिल्स गए और उन्होंने राजमहल हिल्स को कहा कि ये इनपेनिट्रेबल है। ये जो पेड़, बहुत ज्यादा पेड़ घने हों और आप उनमें से घुस ही नहीं पा रहे, कि भाई ये ऐसी हिल्स हैं जो इनपेनिट्रेट है, आपको इनमें जाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत कम लोग यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ आना बहुत डेंजरस माना जाता था और वो कहते कि यहाँ के लोग बहुत हॉस्टाइल हैं, मतलब वो बात ऑफिशियली बातों को नहीं मानते, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब ये जिनकी बात कर रहे हैं, जितने डेंजरस थे, जो लोग ऑफिशियल्स की बात नहीं मानते थे, ये कौन थे? जहां बुचनन ने विजिट किया
उनके जर्नल से हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी में उनकी डायरी में वो जहाँ पे विजिट कर रहे थे उन्होंने उसके बारे में लिखा। और पर हमें उनसे ज्यादा कोई आंसर्स मिल नहीं पाए। उन्होंने उस मोमेंट में बताया, लेकिन उनके लोगों की हिस्ट्री क्या थी वो हमें नहीं पता चल पाती बुचनन के रिकॉर्ड से। बुचनन ने सिर्फ मेंशन किया कि ये एक जगह थी हिल्स की, तो इसीलिए हिस्टोरियंस को रिकॉर्ड ढूंढने पड़े उस चीज के बारे में। और जब उन्होंने लेट 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड ढूंढे तो उनको पता चला ये हिल फोक्स को पहाड़ियास कहा जाता था। ये जो पहाड़ियास थे ये लोग कहाँ रहते थे, राजमहल हिल्स के अराउंड रहते थे। ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं का ही जो फॉरेस्ट में उग गया, जो फॉरेस्ट पेड़ पे लगा है या हनी है, ये वही सब खाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गए, जो एक लैंड को साफ किया, वहां पे क्रॉप्स ग्रो किए, फिर बाद में उसको बर्न करके दूसरी जगह चले गए। ये लोग पोटाश फ्रॉम ऐश, जो भी जलने के बाद वो ऐश होती है उसको डाल के, मतलब बेसिकली उस तरीके से कल्टीवेशन कर रहे थे। पल्सेस, दालें और मिलेट्स वगैरह ग्रो करके ये खाया करते थे। जमीन को स्क्रैच करके धीरे धीरे हो, ये टूल है, उससे कल्टीवेट करते थे। और फिर कुछ टाइम के बाद उस जगह को छोड़ के नई जगह पे, जो बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेथड होता है, वो यूज किया करते थे। फॉरेस्ट में एक फ्लावर होता है महुआ, उसका ये लोग फूड बना के खाते थे। सिल्क, कुकून और रेजिन, ये सब वो बेचा करते थे। लक्कड़ चारकोल प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे। और काफी सारे, मतलब बेसिकली फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है और जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा कैटल वगैरह का पैस्चर कर लिया, पाल लिया करते थे। तो वो अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड अपनी लाइफ जीते थे और किसी से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे। अभी हमने पढ़ ही लिया कि हंटर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, खाना इकट्ठा किया करते थे, लक्कड़ से वुड चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म रेयरर्स थे। और मतलब उनका सारा का सारा कुछ फॉरेस्ट से कनेक्टेड था। कौन थे ये लोग? पहाड़ियाज थे। कहाँ पे? राजमहल हिल्स में। अब अगर हम देखें तो ये जो आउटसाइडर्स होते थे, जैसे बुचरन गए, ये उन लोगों को रेजिस्ट करते थे, इन्हें पसंद नहीं आता था। इनके चीफ्स थे, ये ट्राइबल्स के पूरे ग्रुप के एक लीडर कह लो, हेड कह लो। वो मेंटेन करते थे कि सारे के सारे ग्रुप में यूनिटी रहे, सब एक साथ रहें। अब एक जगह से दूसरी जगह भी सारे ग्रुप में इकट्ठे जाया करते थे, और कभी कभी एक ट्राइब की दूसरी ट्राइब से बैटल हो जाया करती थी, तो उन सब चीजों में भी ये चीफ ध्यान दिया करते थे। अब ये लोग तो पहाड़ों पे रहते थे, कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत विंटर्स हैं तो पेड़ों पे कुछ भी नहीं है और ज्यादा कोई एनिमल्स भी हंट नहीं हो रहे, तो ये लोग लैंड वाले एरिया पे रेड किया करते थे और वहां के प्रोड्यूस ले जाया करते थे। तो फिर धीरे धीरे जो लैंड वाले एरिया के हेड्स होते थे वो इनको कुछ फिक्स अमाउंट पहले ही दे देते थे कि भाई तुम आके रेड मत करो, ऐसे हमारे घर वर मत तोड़ो फालतू में, हम तुम्हें डिसाइडेड एक अमाउंट दे दिया करेंगे। तो जब भी कभी स्कैरसिटी पड़ती थी तो ये रेड करते थे, और जो सेटल्ड कम्युनिटी होती थी, और धीरे धीरे फिर बाद में नेगोशिएशन कर लिया और प्रोड्यूस बेचने भी लग गए ये लोग। और जो जमींदार होते थे उन्होंने कहा हम तुम्हें हर कुछ टाइम पे फिक्स चीजें देते रहा करेंगे, पर तुम यहाँ पे आके से तोड़फोड़ मत किया करो। और जैसे कोई पहाड़ों से अब कोई ट्रेडर है, वो इस पहाड़ को क्रॉस करके उसने जाना है, तो ये सेफ एरिया नहीं है, तो ये लोग उनसे कुछ अमाउंट ले लेते थे और फिर इनको प्रोटेक्शन दिया करते थे इस पूरे एरिया में। तो ऐसे करके ये नेगोशिएट करते थे ऑफ पीस, एंड ये लोग भी अपनी लाइफ आराम से जिया करते थे। जब सेटल एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ईस्टर्न इंडिया में एक्सटेंड होने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया कि आप फॉरेस्ट को क्लीन कर दो, और सबको बोला कि जिस जिस जमीन पे अभी तक कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है वहां पे चावल उगाना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हर जगह पे फार्मिंग शुरू कर दो, पेड़ों को भी काट दो, बस हर जगह पे एग्रीकल्चर करो और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो, फिर हम उनको बेचेंगे। इस्टेब्लिश करो सेटलमेंट्स हर जगह पे, ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कर रहे हो, घूम रहे हो। पहले तो इंसान एक जगह पे सेटल नहीं होता था, ये तो धीरे धीरे सेटलमेंट हुई। तो सारे लोग तो सेटल नहीं थे, कुछ अभी भी ऐसे थे जो सेटल नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं, सब सेटल हो जाओ और ऑर्डर सोसाइटी में रहो, हम तो ब्रिटिशर्स हैं, हम आपको सिविलाइज करने आए हैं,
तो अब वो प्रिमिटिव तरीके से नहीं रहे ना, फॉरेस्ट के लोगों को उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े बैकवर्ड हो, प्रिमिटिव हो, और जंगलों को साफ करके अब तुम परमानेंटली एक ही जगह पे रहो, और तुम्हें किसी जानवर को नहीं मारना, बस फ्लो से एग्रीकल्चर करना है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया। फॉरेस्ट और जो पैस्चर का एरिया था, अब क्या हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हिल फोक्स और सेटल्ड कल्टीवेटर्स। जो लोग एक जगह पे सेटल होना चाहते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, हम यही फॉरेस्ट को पूरा साफ कर रहे हैं, और जो फॉरेस्ट के लोग हम कहेंगे नहीं, फॉरेस्ट हमारा घर है, हम यहाँ पे सेटल नहीं होने देंगे। इसके कारण उनके सेटल्ड एरिया में रेड्स बढ़ गई, उनके एरिया पे अटैक होने लगा, उनके फूड ग्रेन्स, उनकी कैटल, ये सब वो ले जाया करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि पहाड़ियाँ को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने एक ब्रूटल पॉलिसी बनाई कि उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, हंटिंग करनी शुरू कर दी। और अगर आप कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स देखो तो उससे पता चलता है कि पहाड़िया चीफ्स को एक हर साल एक अमाउंट दिया जाने लगा, कि उन्हें कहा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, कि वो लोग प्रॉपर तमीज से रहें, वो लोग रेड ना करें। उसके लिए चीफ को कुछ अमाउंट दिया जाने लगा कि आप अपने लोगों को मेंटेन करके रखो, डिसिप्लिन में रखो। कुछ चीज होते थे जो ये अलाउंस लेने से मना कर देते थे, लेकिन जो एक्सेप्ट कर लेते थे उनको कम्युनिटी उनको अपना चीफ मानने से ही मना कर देती थी, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वो फॉरेस्ट उनका घर थे, फॉरेस्ट को वो नहीं चाहते थे क्लियर हो। तो जो चीफ अलाउंस लेना शुरू करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट से, वो उनकी चीफ उनका जो सपोर्ट होता था वो लूज कर देता था। अब पहाड़ियास क्या हुआ, धीरे धीरे जब जंगल साफ होने लग गए तो वो और ज्यादा घने आगे आगे के फॉरेस्ट में जाने लग गए, और वो लड़ाई करते रहे जितना टाइम उनके पास था कि हम अपने फॉरेस्ट बचाने के लिए। और उसी वक्त में जब ये सब चल रहा था, तब एक ट्रैवलर बुचनन विंटर के टाइम में वो उन हिल्स से उन्होंने वहां पर उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो जब वो गए तो वहां के लोग ऑब्वियसली उनको लेके सस्पिशियस थे कि पता नहीं अब ये कौन है, और उनको कोई ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही ऐसा था, उनकी मेमोरीज इतनी ज्यादा कड़वी थी, उनको ब्रूटली मारा जा रहा था। तो इसीलिए जो भी वाइट मैन आता था, वो उनको लगता था कि उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, उनसे कुछ छीन लेगा, उनका फॉरेस्ट छीन लेगा। एंड नए नए डेंजर्स आने लग गए। संथाल्स को उस एरिया को साफ करना, वहां की लकड़ को काटना और लैंड पे अलग अलग चीजें उगाने का काम दे दिया गया। लोअर हिल्स, जैसे ये पहाड़ का एरिया, अब इसकी जो लोअर हिल्स का एरिया, यहाँ पे संथाल कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी है, पहाड़ियास की बात हो रही थी, वो तो घने घने जंगल में आगे जा रहे हैं। संथाल्स वो हैं जो एग्री कर गए कि ठीक है हम सेटल्ड होके रहेंगे। तो संथाल सेटलर्स ने पहाड़िया वाला पूरा एरिया जो राजमहल हिल्स का था उसको टेक ओवर कर लिया। पहाड़िया लोगों की जो लाइफ थी वो सिंबलाइज होती थी हो कल्टीवेशन से, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ये लोग सेटल नहीं होते थे। तो इसीलिए ये एक बहुत लॉन्ग बैटल थी बिटवीन हो एंड द प्लो। तो अब आप समझ सकते हो कि जो चैप्टर की हेडिंग थी हो एंड द प्लो, वो क्यों थी। तो पहले हम पहाड़ियास की बात कर रहे थे, वो तो जंगल में और डेंस फॉरेस्ट में जाते गए। अब दूसरी एक जो कम्युनिटी आई जो एग्री कर गए कि ठीक है हम सेटल हो जाएंगे, वो थे संताल्स, और वो राजमहल हिल्स की फुट हिल्स में धीरे धीरे प्लो से एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो हो कल्टीवेशन थी वो पहाड़ियास को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया और इन्होंने राइस और ये सारे प्रोड्यूस को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब संथाल की जो सेटलमेंट थी उसके बारे में हम अगली वीडियो में यहाँ से बात करेंगे। अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।